करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर अपन ने एक चैलेंज के बारे में बात करी थी, विच इज रूरल डेवलपमेंट। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर बच्चों अपन ने सारी चीजों को डिस्कस किया था जो कि रूरल एरिया से रिलेटेड थी। आज अपन इस टॉपिक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कूलशाला। देखो, जब अपन रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि रूरल एरियाज में प्रॉब्लम क्या क्या है। राइट, देखो, जब तक हमें किसी जगह रूरल एरियाज की बात ही क्यों करें, हम किसी भी सेक्टर की अगर बात करें, जब तक हमें उस सेक्टर के प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता नहीं चलेगा तो उसके अंदर अपन डेवलपमेंट करने की सोचेंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई रूरल एरियाज के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सी डिफिकल्टीज थी। ठीक है, और ऐसा था कि भाई वहाँ के लोगों का जो जीवन था, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना रेज नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से ये सोचा गया कि भाई रूरल एरियाज को डेवलप करने के बारे में सोचा जाए। अब देखो, अर्बन एरियाज में तो क्या होता है कि अर्बन एरियाज में काफी डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे आप सोसाइटी की बात करो, चाहे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो, तो सब तरीके की डेवलपमेंट अर्बन एरियाज तक सीमित है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अब ये जो सारे डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये रूरल एरियाज तक क्यों नहीं जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अपन ने बहुत सी स्कीम्स के बारे में देखा था, बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था, जैसे कि हमें ये समझ में आया कि भाई अब यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसके अंदर रूरल एरियाज को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देखी थी। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको अपन समझते हैं। दैट व्हाई इज रूरल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट, रूरल एरियाज का जो डेवलपमेंट है वो जरूरी क्यों है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका ये है। तो इसके अंदर देखो, शुरुआत ही अपन ऐसे करेंगे कि द रियल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, हमारे कंट्री की जो एक्चुअल में प्रोग्रेस है, जो रियल प्रोग्रेस है, डज नॉट मीन सिंपली द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेक्टर। हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ अर्बन एरियाज तक कॉन्स्टेंट रहोगे, मतलब आपका जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पॉलिसी है, सिर्फ अर्बन एरियाज तक सीमित रहेगी। बिल्कुल भी नहीं। The real progress of a country does not mean, ठीक है, इस चीज पे फोकस करना, does not mean simply the growth and expansion of industrial urban centers. It is mainly the development of the villages, the rural sector. ठीक है, इसके अंदर villages को डेवलप करने की चीज को भी अपन इंक्लूड करते हैं, जो रूरल सेक्टर्स है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि जो रूरल सेक्टर है वहाँ पे डेवलपमेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया। हमें ये चीज पता है कि हमारे यहाँ का, हमारी कंट्री के अंदर जो रूरल एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे मोस्टली जितने भी लोग रहते हैं वो मतलब कौन से सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से वो लोग काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं। राइट, अब एग्रीकल्चर वहाँ पे मेन सोर्स है लोगों के जीवन का। अगर वो अपने ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ओके, मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। और हमें ये भी पता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से ज्यादा लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आप इस चीज को टेक्निकली समझ सकते हैं कि जब ज्यादा टोटल पॉपुलेशन में जब ज्यादा लोग रूरल एरिया से जुड़े हो सकते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हो सकते हैं। ओके, so bulk of raw materials for industries come from agriculture and rural sector. तो हमें ये भी पता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जिस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो बल्क में कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही वो आता है। However, the level of agricultural productivity is so low that 1/3 of rural India still lives in object poverty. अब देखो, एक चीज ये भी है कि हमने अभी तक इतनी सारी चीजें पढ़ी और इससे हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि जितने ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कंपैरेटिवली उतनी प्रोडक्टिविटी हमें वहां से नहीं मिलती है। ठीक है, अब इसके पीछे का कारण क्या है, एक अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको समझाया था, जिसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक तो मेजरली कारण वो है। दूसरा ये है कि भाई लोग उन एरिया से माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं, अर्बन एरियाज में जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब अपने जहाँ से बिलोंग करते हैं उन जड़ों को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा है जमीन पे, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। ओके, thus it is important to develop rural India if our nation has to realize real income and social progress. तो अगर हमारे नेशन को सोशली प्रोग्रेस करना है, ठीक है, और क्या बोला है, रियल इनकम ग्रो करना है, तो हमें अर्बन एरियाज के साथ साथ में रूरल एरियाज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक रूरल एरियाज इन्वॉल्व नहीं होंगे
ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को, जब तक रूरल एरियाज इन्वॉल्व नहीं होंगे अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, तब तक हमारा कंट्री डेवलप कंट्री में काउंट नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दिस। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एफर्ट्स हैज द गवर्नमेंट मेड फॉर रूरल डेवलपमेंट? अब ठीक है, हमने ये समझ लिया कि भाई रूरल डेवलपमेंट जरूरी है, काफी सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से रूरल एरियाज को डेवलप कर रही है, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर गवर्नमेंट ने। सो द गवर्नमेंट हैज मेड द फॉलोइंग एफर्ट्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट। नाउ, प्रिपेयर्ड अ रोड मैप फॉर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। देखो, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो सिर्फ वीट या राइस या फिर ये सब उगाने में नहीं। आप एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि आप फूलों की खेती भी कर रहे हो, आप फ्रूट्स की खेती कर रहे हो, आप एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है? प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट है, राइट? तो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं रहना है, मतलब उसके अंदर भी आपको डाइवर्सिफाई होना है, मतलब उसके अंदर भी आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो गवर्नमेंट ने तो पहले ये रोड मैप तैयार किया है कि आप प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर से हट करके भी जो और दूसरे ऑक्यूपेशन है आप उनके अंदर भी अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा जगा सकते हैं। So prepare the roadmap for agriculture diversification with focus on horticulture. Horticulture मतलब क्या होता है? जो फ्रूट्स की और उसकी जो खेती होती है ना, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर जो फ्लावर की खेती होती है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, तो यानी कि इन सब सेक्टर्स के अंदर भी आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जो कि एग्रीकल्चर से हट करके इन सब चीजों पे भी फोकस किया जाएगा। नाउ स्टार्टेड विशेष कृषि उपज योजना। गवर्नमेंट ने और क्या स्टार्ट किया है? विशेष कृषि उपज योजना। और ये योजना कब स्टार्ट की है? 1 अप्रैल 2004 के अंदर, एज अ स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, डेयरी एंड पोल्ट्री। तो यहाँ पे आप लोगों ने किस चीज का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना स्टार्ट करी है जिसके अंदर इन सभी चीजों की खेती होगी। एग्रीकल्चर से हट करके जो सेक्टर्स है प्राइमरी सेक्टर के, उन सभी की खेती ज्यादा से ज्यादा होगी और उन सभी चीजों को हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, दूसरे कंट्रीज के अंदर। फिर उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, फिर उसके अंदर आपको देखो क्या क्या चीजें बताई, डेयरी एंड पोल्ट्री, ओके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो छोटे मोटे जो एसेंशियल गुड्स बनते हैं, ठीक है, नेसेसिटीज के एसेंशियल गुड्स जो बनते हैं फॉरेस्ट की मदद से, तो उन सब चीजों को हम क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है, ओके। फोकस्ड ऑन माइक्रो इरिगेशन। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, फिनेंस पे फोकस किया है, इंश्योरेंस पे फोकस किया है, रूरल क्रेडिट पे भी फोकस किया है कि अगर हमें रूरल एरियाज को डेवलप करना है तो हमें हर एक छोटी छोटी चीजों को हमें डेवलप करना पड़ेगा, उन पे काम करना पड़ेगा। फिर चाहे फार्मर्स के लिए लोन की सुविधा हो, चाहे इरिगेशन की सुविधा हो, ठीक है। अब इरिगेशन में भी ऐसे नहीं कि सीधे बड़ी प्लॉट्स होते हैं या फिर जो बड़ा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है और इरिगेशन का उस पर नहीं, जो माइक्रो लेवल पे इरिगेशन होती है ना, उस पे भी गवर्नमेंट ने फोकस करना स्टार्ट किया है, ठीक है। फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सभी चीजों पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत बनाया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि किसकी तरफ से किए गए हैं? गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना जनरली आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट का क्या रोल है रूरल एरियाज को डेवलप करने में, रूरल डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपना मतलब अपने इम्पोर्टेंस शो करी है, अपना योगदान शो किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? So discuss the changes that have taken place in Indian agriculture and rural sector since initiation of the reforms. तो जैसे कि changes लाए गए थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उन रिफॉर्म्स के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, अच्छे से समझना। रिफॉर्म्स के बाद में उन सभी चेंजेस को आपको बताना है जो कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिले और रूरल सेक्टर के अंदर देखने को मिले। तो यहाँ पे आपसे 2 सेक्टर्स के बारे में बात करी है। पहला है इंडियन एग्रीकल्चर एंड द अदर वन इज रूरल सेक्टर, ठीक है। सिंस इनिशिएशन ऑफ द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के बाद में इन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, दिस इज योर क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए। So after the initiation of the reform, जैसे ही रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए, रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए,
The growth rate of agriculture sector decelerated to about 3%. देखो decelerated का मतलब क्या होता है? Decline. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? The growth rate of agricultural sector declined. जैसे ही रिफॉर्म स्टार्ट इनिशिएट हुए थे उसके बाद में एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुई थी, मतलब कि कम हुई थी, अबाउट 3% पर एनम। ठीक है, हर साल 3% पर एनम, मतलब हर साल 3% जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही थी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, ड्यूरिंग 1991 to 2012 इस एरा के टाइम पे डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज बीन द मेजर रीजन फॉर दिस। अब इसके पीछे का कारण क्या है भाई? एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है, कम होती जा रही है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ पे मेजर रीजन ये है कि पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट इतना नहीं किया था एग्रीकल्चर के अंदर, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट इसमें डिक्लाइन हो रही थी। Okay, so decline in public investment has been the major reason for this. Now, the share of agricultural sector contribution to GDP has been declining. अब क्या होता है? अपन को ये चीज पता है कि हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है और फिर जाकर के हमारी कंट्री की जीडीपी बनती है। We know this very well, right? अब यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो शेयर था, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर, ये बहुत ज्यादा कम हो रहा था। सो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज बीन डिक्लाइनिंग, ओके, व्हाइल द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर हैज नॉट शोन एनी सिग्निफिकेंट चेंज। अब दो चीजें हैं, एक तो क्या चीज है? एक है ये जीडीपी है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ये क्या हो रहा था? ये डिक्लाइन होता जा रहा था। लेकिन जो प्रेशर है एग्रीकल्चर पे, जो प्रेशर है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, आप इस चीज को थोड़ा सा कनेक्ट करिए। हमारी पॉपुलेशन जो रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है, लोग बढ़ते जा रहे थे, तो दिखती सी बात है एग्रीकल्चर पे प्रेशर भी बढ़ रहा था। अब जो पैदा हो रहे हैं भाई, खाना तो खाएंगे ना, फूड ग्रेन्स के ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा ही, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था लेकिन कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा था। तो इस चीज को आप लोगों ने समझना है। व्हाइल द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर हैज नॉट शोन एनी सिग्निफिकेंट चेंज, तो जो पॉपुलेशन इस सेक्टर पे डिपेंड थी उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन जो शेयर था, जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर, वो गिरता जा रहा था। समझ रहे हो? तो इट इज अ वर्स्ट सिचुएशन वन कैन एवर इमेजिन। Now, there has been inadequate infrastructure की बहुत ज्यादा कमी थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, lack of alternative employment opportunities in the industry or service sector and increasing casualization of employment. So देखो सर्विस सेक्टर के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो बहुत कम होती जा रही थी, कैजुअलाइजेशन बढ़ता जा रहा था। कैजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है उन लेबर से जो कि कैजुअल वर्क करते हैं, ठीक है। अब क्या, एक तो देखो, अब इसके लिए थोड़ा सा ना आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको पता है कि कैजुअल लेबर कौन होते हैं, रेगुलर लेबर कौन होती है, परमानेंट लेबर कौन, तो आप इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई कैजुअल लेबर कौन होती, तो हो सकता है आप इस लाइन को ना समझे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, कैजुअलाइजेशन जुड़ा हुआ है कैजुअल लेबर से। अब कैजुअल लेबर कौन होती है? डेली वेजर्स। अब आप कहोगे कि भाई डेली वेजर्स कौन होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये वो वर्कर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके पास में कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई हाँ, मुझे रोज इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे मैं ऑफिस से घर आ सकती हूँ, इतने टाइम, मतलब इस तारीख को मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाती है। ऐसे अपन के घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है, जो कुछ तो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, किसी कंपनी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा फिक्स होता है कि हाँ भाई, हम इतने बजे घर से निकलते हैं, इतने बजे ऑफिस पहुंचते हैं, इतना काम करना है, ये हमारा क्राइटेरिया है काम करने का, इतने बजे हम वापस घर घुस जाते हैं, इस तारीख को हमारी छुट्टी होती है, इस तारीख को हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है। तो ये सारी चीजें फिक्स होती हैं, ठीक है। तो वी आर परमानेंट ओवर हियर, राइट। अब अपन बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स की। तो कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? ये वो लेबर्स होती हैं, मोस्टली लेबर ही होती है, ये वो लोग होते हैं जिनके पास में कोई काम नहीं होता, ये रोज घर से निकलते हैं, जो काम मिल जाता है वो काम कर लेते हैं, हाथ हाथ उनको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे इनके लिए कोई फिक्स नहीं है, नेक्स्ट डे इनको काम मिला तो ये काम कर लेंगे, नहीं मिला तो ये यूं ही बैठे रहते हैं, ओके। सो ये होता है कैजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, इस लाइन को वापस से समझिएगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर क्या हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी हो रही थी, जिससे कि कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, ओके। कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, which further impends the rural development.
जो कि कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट के आगे एक बाधा बन के आ रहा था। बाधा यानी कि एक रुकावट बन के आ रहा था। ओके, क्लियर? नाउ during 2007 to 2012 agricultural output has grown only at 3.2%. सो इस पूरे मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस पूरे एरा के टाइम पे इन पूरे सालों के अंदर एग्रीकल्चरल आउटपुट सिर्फ कितना बढ़ा है? 3.2%। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं? ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है, किन किन चीजों के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। सो द एसेंशियल्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैव बीन शोन इन द हेल्प ऑफ द डायग्राम। और यहाँ पे एक डायग्राम है सुंदर सा, इसकी मदद से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सो एसेंशियल फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज को डेवलप होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? रूरल क्रेडिट बढ़ने की जरूरत है या फिर एग्रीकल्चरल क्रेडिट बढ़ने की जरूरत है। क्रेडिट की सुविधाएं, लोन की सुविधाएं जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतना ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे, उतना अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, उतना ज्यादा प्रोड्यूस हो पाएगा। जितना प्रोड्यूस होगा उतनी जीडीपी बढ़ पाएगी। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए कंट्री के हर एक सेक्टर के अंदर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो है रूरल क्रेडिट या फिर एग्रीकल्चरल क्रेडिट यू कैन से। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर कहाँ होता है? रूरल एरियाज में होता है जनरली। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो जनरली कि भाई क्रेडिट की सुविधा। अब आप इसको एग्रीकल्चर क्रेडिट से भी कनेक्ट कर सकते हो, फिर रूरल क्रेडिट से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो रूरल एरियाज में मोस्टली फार्मर्स रहते हैं भाई, उनके पास में बहुत से ऐसे जने होते हैं जो कि मिडिल मैन होते हैं, मिडिल फार्मर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके पास में खुद की जमीन नहीं होती। राइट, अब क्योंकि उनके पास में खुद की जमीन नहीं होती, वो किसी के अंडर में वर्क करते हैं, तो उनको प्रॉपर अपने एक्चुअल एफर्ट्स के बराबर का उनको वेजेस नहीं मिल पाते, वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं। अगर उनको लोन की सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो सोचो हर एक किसान अपनी खुद की जमीन खरीद सकता है। अगर जमीन नहीं खरीद सकता है तो किसी और तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर जा सकता है, फ्लोरिकल्चर के अंदर जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, मतलब बहुत से ऑप्शंस हैं। ठीक है, बट जरूरत क्या होती है? पुश की जरूरत होती है। और हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि एक तरीके से जो लोन होता है वो हमारे बिजनेस को या जो भी हम करना चाह रहे हैं उसको पुश देता है। ठीक है, अब फिर वही बात होती है कि मतलब अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल जाता है तो फिर आप उसको वापस से रीपे कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भाई बिजनेस अच्छा नहीं चल पाता है, हम बिल्कुल डेब्ट की सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है, बट दैट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है जिसके बारे में अपन ने बात कर रखी है ऑलरेडी। लेकिन अभी जिस पॉइंट पे अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होनी चाहिए या किस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहिए रूरल एरियाज में, दैट इज फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब देखो मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई कोई फिजिकल जगह है, ठीक है, और वहां पे जो प्रोड्यूसर है वो गया, उसने अपने जो भी उसका आउटपुट है वो बेचा और पैसे लेके आ गया, फिजिकल जगह नहीं। मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? मार्केटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां से जो प्रोड्यूसर है वो बीज बोता है। ठीक है, वो उसकी फसल उगती है, वो फसल काटता है, उसे इकट्ठा करता है, फिर उसके मतलब उसको क्लीन करता है, फिर उसको क्वालिटी वाइज उसको ग्रेड अप करता है, फिर उसको पैक करता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर मार्केट में बेचता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये जो भी ये चीजें मैंने आपको बताई, इन सभी चीजों की सुविधाएं प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सोचो कि आज किसी का प्रोडक्शन, कोई ऐसा फार्मर है बेचारे ने लोन लेकर के अच्छा सा प्रोडक्शन किया है, उसका प्रोडक्शन भी काफी अच्छा हुआ है, सरप्लस में उसका प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन अब उसके पास में स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है, उसके पास में किसी तरीके का गोडाउन नहीं है जहाँ पे वो अपनी फसल को स्टोर कर सके। फिर वो क्या करेगा? भी लॉस फेस करने से तो अच्छा है ना कम से कम कीमत में दे देगा। जो भी मांगने मतलब जो भी खरीदने वाले आएंगे, जो भी मंडी के अंदर मांगने वाले आएंगे, उनको कम रेट्स में दे देगा, तो उससे इसको कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। वहीं अगर इसके पास में स्टोरेज की फैसिलिटी होती तो ये अपने प्रोड्यूसर मतलब अपने प्रोडक्शन को जो भी इसने प्रोड्यूस किया उसको स्टोर करके रखता, और जब इसको लगता कि यार अब मेरे जो भी मेरा क्रॉप है या जो भी मैंने प्रोड्यूस किया है इसका बिल्कुल मार्केट के अंदर सही रेट आने का टाइम आ चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट रेट है मेरे अकॉर्डिंग टू माई प्रोडक्शन, तो उस टाइम पे वो इजीली बेच देगा, तो उससे उसको फायदा होगा कहीं ना कहीं। राइट, तो ये पूरा का पूरा ये एक ऐसा प्रोसेस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जिसके अंदर गवर्नमेंट को अपने इंटरफेरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब अगर गवर्नमेंट गोडाउन्स नहीं बनाएगी या फिर इनको सब्सिडीज नहीं देगी प्रोड्यूसर्स को,
ताकि ये अच्छा जो इनपुट्स हैं वो खरीद सके, नई टेक्नोलॉजी के इनपुट्स खरीद सके, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रोडक्शन पे उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं तीसरी चीज की, विच इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आदमी खेती नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे ग्रुप हो गया है लोगों का, वो सब मिलकर के एक ही जमीन पे खेती कर रहे हैं, वो जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको बेच रहे हैं और सब प्रॉफिट अपना आधा आधा कर रहे हैं जितने भी मेंबर्स हैं। तो दिस इज व्हाट कोऑपरेटिव फार्मिंग मींस। ओके, तो मार्केटिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप्स के प्रोडक्शन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको अभी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर काउंट करने लगे हैं। फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, फ्रूट्स की खेती, ठीक है, जो हनी होता है ना, तो मतलब बीज, क्या कहते हैं उसको, हनी बीज के थ्रू जो हनी निकाला जाता है, वो भी, उसका भी एक टर्म है। आई एम नॉट क्लिकिंग इट राइट नाउ, अगर आपको वो याद आए टर्म तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो पोल्ट्रीज होती है, फिशरीज होती है, तो फिशरीज होती है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर काउंट होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर ये सारी चीजें काउंट होती है, करेक्ट। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी कि सिर्फ क्रॉप की प्रोडक्शन से हट करके इन सभी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। ओके, तो दिस इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस। नाउ अब इसके अंदर भी देखो, अल्टरनेटिव फार्मिंग सच एज हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एटसेट्रा, या ऑर्गेनिक फार्मिंग सच एज एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरीज एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द एसेंशियल्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Now, what are the limitations of non-institutional sources of credit? अब देखो, क्रेडिट की जो सुविधा होती है वो दो तरीके से आपको मिल सकती है। अब मैं बार बार ऐसे बोलती हूँ ना, आपको मिल सकती है, आपको ये करना है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे मत कनेक्ट कीजिएगा कि भैया हाँ मैं आप ही को एडवाइस दी। जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना कि मतलब यहाँ पे आपके लिए दो सुविधाएं, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे किसी को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मेरे को ये ख्याल आया कि मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूँ, कल को आपको ऐसा ना लगे ना कि मैम आप हमें ही बोलते रहते हो इस चीज़ के लिए। चलो, एनीवेज, तो यहाँ पे क्रेडिट की सुविधाएं जो होती है वो दो तरीके से मिलती है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। नाम से ही काफी क्लियर आपको हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल जो होता है ये जैसे बैंक्स हो गए, ठीक है, रूरल और रीजनल बैंक्स हो जाते हैं वो, ठीक है। फिर कुछ इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती हैं, नाबार्ड जैसी जो बैंक्स हैं ना, जो वो सारी सोसाइटीज वगैरह आ जाती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट के अंडर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं, इनका प्रॉपर एक तरीका है काम करने का, ठीक है। और इनसे जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको एज अ कोलैटरल कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो इंस्टीट्यूशनल का पार्ट होती हैं। डन। अब अपन बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल की। देखो, नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर वो सब लोग आ जाते हैं जिनसे आप क्रेडिट ले सकते हो। मनी लेंडर्स, ठीक है, आपके दोस्त, ओके, फिर उसके बाद में जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो, तो ये सारे किसका पार्ट हो जाती है? नॉन इंस्टीट्यूशनल का पार्ट हो जाते हैं। अब बस दिक्कत ये है कि चलो ये आपको लोन दे भी देंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देते हैं, लेकिन इनके पास में आपको गिरवी रखना कुछ जरूरी नहीं होता, मतलब एज अ कोलैटरल आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये दो तरीके होते हैं जहां से रूरल एरियाज में फार्मर्स या कोई भी रूरल एरियाज का बंदा जो कि क्रेडिट की सुविधा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे पता है मोस्टली होता क्या है कि रूरल एरियाज में लोग अक्सर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार इंस्टीट्यूशनल में जाएंगे तो बहुत ही मतलब ऐसे, क्योंकि अब देखो गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, ठीक है, जो कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन का जो वर्क होता है उसके अंदर आपको पेपर्स की भी सबकी जरूरत पड़ती है, आपकी सारी IDs लगती हैं, उसके अंदर आपका पूरा पेपर वर्क होता है, फिर जाकर के आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और मोस्टली लोग सोचते हैं कि यार कौन तो इन झंझट में पड़े, अपन तो सीधे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है जाएंगे मनी लेंडर के पास में, उनसे बात करेंगे, भैया इतने टाइम इतना लोन चाहिए, इतने टाइम का लोन चाहिए, मैं आपको ब्याज भरता रहूंगा। तो इट इज अ इजी वे, राइट, इट इज अ इजी वे। बट द इंस्टीट्यूशनल वन, ऑल्दो इट इज ऑल्सो इजी वे, लेकिन ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फिर वो पूरा का पूरा आपका ऑथेंटिकेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, और फिर तब जाकर जब तक अगले वाले को, सामने वाले को श्योरिटी नहीं होती है, तब तक वो आपको लोन नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट दैट्स डिफरेंट थिंग। चलिए, अभी यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, ठीक है। तो इसको अपन देख लेते हैं। सो द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर, सो मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट स्मॉल फार्मर्स बाय चार्जिंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी मनी लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स कह लो या ट्रेडर्स कह लो, लैंडलॉर्ड्स कह लो, तो ये क्या करते हैं कि ये एक्सप्लॉइट करते हैं स्मॉल फार्मर्स को। अब आप कहोगे भाई एक तो लोन दे रहे हैं, ऊपर से एक्सप्लॉइट किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब तो मदद ही कर रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ, देखो एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं कि ये लोन देकर के बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करते हैं, ठीक है।
अब जब फार्मर से रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो सोचो कि उन पर प्रेशर कितना बन पड़ेगा, है ना, बनेगा ही। फिर क्या होता है काफी बार कि वो उसको लोन को जो भी उन्होंने लिया है उस लोन को वो चुका नहीं पाते हैं, तो जब वो चुका नहीं पाते तो उस लोन को चुकाने के लिए उनको फिर एक और लोन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से वो दबाव में आ जाते हैं, मतलब वो कर्जे में डूब जाते हैं, ठीक है। और फिर वो ऐसे कर्जे में डूब जाते हैं कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं स्मॉल फार्मर्स को। They manipulate poor farmers' credit accounts and keep them in debt trap. अब ये क्या करते हैं, जो बेचारे पुअर गरीब किसान होते हैं ना उनको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, और उनको ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं जिसको अपन डेब्ट ट्रैप के नाम से जानते हैं। ओके, They compel the farmers to sell their produce to him at the low prices, और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके रख देते हैं कि बेचारे फार्मर को बहुत ही कम कीमतों में जो भी उसने प्रोड्यूस किया है वो उसी को ही, जो भी मनी लेंडर है, जो भी ट्रेडर है, वो उसी को ही बेचना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अब ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि अच्छा भाई तुम लोन नहीं दे पा रहे हो तो जो भी तुमने पे किया है, जो भी तुमने प्रोड्यूस करा है वो तुम सारा मुझे ही बेचोगे और इस पर्टिकुलर रेट पे बेचोगे, इससे ज्यादा तुमको मैं रेट दूंगा नहीं, तब जाकर के मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूंगा, ठीक है। और उसी प्रोडक्शन को वो आगे मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइसेस में बेच के खुद मुनाफा कमा ले। तो बहुत से तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। आप अच्छे हो, मैं अच्छी हूँ, अपन लोग अच्छे हैं, पर क्या हुआ, हमारे अच्छे होने से थोड़ी ना कोई काम चलता है, दुनिया में बहुत तरीके के लोग। Anyways, so they do not issue any receipt after the payment is made by the farmer. अब फार्मर ने सपोज करो कि पूरी पेमेंट कर दी, तो उसके बाद में कोई रिसीट रिटर्न में कुछ नहीं देते, ठीक है, रिटर्न में कुछ नहीं देते। तो बहुत से ऐसे महान लोग होते हैं जो कि फार्मर के पास में वापस पहुंच जाते हैं कि तुम्हारा लोन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो तुमने उधार के लिए लिया था ना पैसा, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तुमको और चुकाना है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ऐसे बदमाशी बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें ना नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलती है। अब यही चीज अगर आप इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे जाओ तो ये सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ही डिसेंट अमाउंट आपको देना पड़ता है एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करती नहीं है। हालांकि सारी चीजें बिल्कुल प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप होती है, लेकिन वो सारी ऑथेंटिक होती है, वो सारी चीजें, है ना। आपको कहीं पे भी चोरी चकारी आपसे नहीं की जा रही है। आप प्रॉपर तरीके से आप उनसे लोन ले रहे हो, फिर आप उनको दे रहे हो, वो किसी भी तरीके का प्रेशर आप पे नहीं बनाते। आपके ऊपर है कि भाई आपने कितना बोल दिया कि भाई मेरे को 5 साल लगेंगे इस लोन को चुकाने में, तो दे ओके विद इट, चलो ठीक है। फिर 5 साल के अंदर भी आप नहीं चुका रहे हो, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो या कुछ ऐसा, तब जाकर के उनके पास में लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि जो आपने चीज गिरवी रखी हुई है ना एज अ कोलैटरल, फिर उसको वो सेल आउट कर देते हैं और अपना जो भी उन्होंने आपको जो भी लोन दिया है उसको फिर वो कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है। बट दैट्स द डिफरेंट। ऑलराइट, चलिए। Now, question number 6. What are the significant features of money lenders as a source of rural credit? अब money lenders का यहाँ पे क्या रोल होता है, मतलब किस तरीके से वो एज अ मतलब रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपसे पूछा है, सिग्निफिकेंट फीचर पूछा, इंपॉर्टेंट पूछिए यहाँ पे किसकी, मनी लेंडर्स की, एज अ सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। ऑलराइट, ओके। सो द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ मनी लेंडर्स एज अ सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट आर: money lenders provide credit both for productive and unproductive purpose. अब देखो जो मनी लेंडर्स होते हैं ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी आपको लोन देते हैं और अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी आपको लोन देते हैं। तो जैसे अगर किसी किसान की बेटी की शादी है, ठीक है, आप कहोगे कि यार मैम अनप्रोडक्टिव मतलब अनप्रोडक्टिव पर्पस क्या हो सकता है। प्रोडक्टिव तो चलो ठीक है, हम समझ गए कि भाई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होगा, ये जो या फिर जो डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर्स अपन ने पढ़े उनसे जुड़ा हुआ होगा। व्हाट डू यू मीन बाय अनप्रोडक्टिव दिस पर्पस? जैसे किसी किसान की बेटी की शादी है, ठीक है। अब देखो गांव में तो क्या होता है कि जैसे शादी वादी किसी की होती है ना, तो जैसे बेटी की शादी होती है तो वो मतलब ऐसे वो डाउरी वगैरह देनी पड़ती है, तो बहुत ही और गांव में ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, बिकॉज वहाँ का एनवायरनमेंट ही इस तरीके का है और वो भीड़ चाल है कि भी सब कर रहे हैं तो उनको भी करना ही होता है ना, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। और फिर वो आगे वाली जो पार्टी होती है वो डिमांड भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो लड़की के फादर के ऊपर प्रेशर होता है कि उनको वो सारी चीजें फुलफिल करनी है, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे किसी गरीब किसान की बेटी की शादी है तो उसको पैसों की जरूरत है, कि वो जाएगा मनी लेंडर के पास, उससे पैसे मतलब एज अ क्रेडिट उनसे ले लेगा। सो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, इस तरीके की जहाँ पे जो लोग होते हैं वो मदद मांगने जाते हैं, उनको अनप्रोडक्टिव पर्पस के नाम से अपन जानते हैं, राइट। सो द मनी लेंडिंग मेथड इज अ वेरी सिंपल। अब ये मेथड जो है बहुत ही सिंपल है। ही प्रोवाइड्स लोन फॉर शॉर्ट टर्म। जो मनी लेंडर्स होते हैं वो 3 तरीके से आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग। शॉर्ट टर्म
के अंदर वो मतलब शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली वो होते हैं जैसे अगर किसी किसान को सीड्स वगैरह परचेज करने हैं, कोई छोटे मोटे इनपुट परचेज करने हैं, तो उसने छोटा सा लोन ले लिया, ठीक है, कोई 6-7 महीने का या 12 महीने का। मिडिल टर्म लोन होता है जब जैसे उसको अपनी फेंसिंग वगैरह करानी है, अपने जो उसका जो फील्ड है उसके चारों ओर तारबंदी करानी है, या अपने कुआं खुदवाना है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे उसे 4 से 5 साल तक के मतलब के लिए उसको लोन मिल जाता है। फिर लॉन्ग टर्म लोन के अंदर जैसे उसको जमीन खरीदनी है, कोई बहुत बड़ा काम कराना है, तो उसको ऐसे अच्छा खासे टाइम पीरियड के लिए उसे लोन दे दिया जाता है। तो वो 3 तरीके का यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। अब यहाँ पे किसी भी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। मनी लेंडर्स प्रोवाइड लोन विद और विदाउट सिक्योरिटी। अब मनी लेंडर्स किसी भी तरीके की सिक्योरिटी जनरली रखते नहीं है, जैसे बैंक्स वगैरह के पास में तो आपको एज अ कोलैटरल कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, लेकिन मनी लेंडर्स का ऐसा नहीं है। वो मतलब ठीक है, अगर जान पहचान है, अगर कोई अच्छा बंदा है, और गांव में तो क्या होता है मतलब छोटा सा जैसे एरिया होता है, वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग वाकिफ होते हैं कि हाँ ये नियत का कैसा है, अच्छा आदमी है या खराब आदमी है ना। तो मतलब जैसे पूरे गांव में पता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, दिल का साफ है, ऐसे चोरी चकारी इसके है नहीं, तो उसको बिना किसी सिक्योरिटी के भी लोन मिल जाता है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कोई नया व्यक्ति होता है और उसको लोन देना होता है, तो उससे सिक्योरिटी वो लोग रखवाते हैं। इफ द फार्मर पेज द इंटरेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर रेगुलर बेसिस पे कोई किसान अपना इंटरेस्ट पे कर रहा है, the money lender does not compel the farmer to pay back the principal amount। तो काफी बार मनी लेंडर्स अच्छे भी होते हैं, वो कहते हैं कि चल ठीक है यार, जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट था, जो ओरिजिनल अमाउंट था, वो तुम पे मत करो, तुमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तुमने भाई बिल्कुल रेगुलर पे की है, तो इट्स फाइन हो गया, ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, तो मैंने बात की ना अच्छे लोग, आपके जैसे मेरे जैसे, तो ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इन ब्रीफ द डिफेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रेडिट के क्या क्या डिफेक्ट्स हैं ये अपने से यहाँ पे पूछा है, ठीक है। सो इन इंडिया द मेन डिफेक्ट्स इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम आर एज गिवन बिलो। सो एग्रीकल्चरलिस्ट नीड्स टू पे अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो एग्रीकल्चरलिस्ट होता है, जो फार्मर होता है बेसिकली, तो उसको बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स आर स्टिल द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो यहाँ पे मनी लेंडर्स मोस्टली रूरल एरियाज में, और ट्रेडर्स ये मेन सोर्स होते हैं जहां से क्रेडिट की फैसिलिटीज फार्मर्स लेते हैं। There is a lack of coordination among the various agencies of rural credit, ठीक है। जो एजेंसीज वहां पे होती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी होती है। Despite many institutions, बहुत से इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद adequate agricultural credit is not available, ठीक है। जो प्रॉपर एडिक्वेट जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। The institutional finances only 50% of the total requirements of the farmer। जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है वो जितनी रिक्वायरमेंट है फार्मर्स की उसका सिर्फ 50% ही है। तो आप सोचोगे जो बाकी फार्मर्स हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से ही अपनी क्रेडिट की जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। The commercial bank hesitate to provide credit to agriculturists. Banks demand collateral as the risk involved is greater। तो जो यहाँ पे क्या बोला, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ठीक है, इन लोगों को, क्योंकि देखो अब बैंक का क्या होता है ना कि उनका एक प्रोसीजर होता है, उनका एक पूरा प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के चलते उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन छोटे मोटे गरीब किसानों को लोन देने। क्योंकि बैंक का क्या रूल है कि भाई आपको एज अ कोलेटरल कुछ ना कुछ लगेगा, जितने का भी आप लोन मांग रहे हो हमसे उससे ज्यादा रेट का कोलेटरल आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। अभी इतने गरीब होते बेचारे, इनके पास में कुछ रखने के लिए भी कुछ एज अ कोलेटरल कुछ होता भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं लोन देने में, ठीक है। There is no systematic arrangements in new agricultural finance corporation for agricultural credit। अब कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं है यहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रेडिट का, ओके। Now question number 8, write a short note on the role and performance of SHGs as a source of credit। SHGs क्या होता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो अच्छे से समझा है अपन ने इन ग्रुप्स के बारे में। अब इस ग्रुप के बारे में ही आपसे पूछा है कि इनका रोल क्या होता है और ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, so the formal credit delivery mechanism
has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into the overall rural, social and community development. अब देखो यहाँ पे अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फॉर्मल यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मल ओवर हियर वी आर कंसीडरिंग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ओके। स्पेलिंग्स में क्या है ना कि थोड़ी सी टांग खींच हुई है, ठीक है तुम लोग काम चला लो यार, मुझे पता है तुम लोग मेरे से ज्यादा होशियार हो, ठीक है। वैसे तो गलत लिखी नहीं है ना, क्लियर लिख देती हूँ, चलो SOUR। So the formal credit delivery mechanism has not proven inadequate। तो जो formal credit delivery है ये inadequate ही नहीं है, साथ में it has also not been fully integrated, साथ ही में ये जुड़ी हुई नहीं है किससे, into the overall rural, मतलब जितने भी रूरल एरियाज है वहाँ पे कुल मिलाकर के जो इसका समरी है इस पॉइंट की वो ये है कि जो फॉर्मल सोर्सेज हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है इनकी प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली चीज तो लोग इनसे जुड़े हुए नहीं हैं। रूरल एरियाज में प्रॉपर सब जगह पे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की कमी है, ठीक है। So वापस देखना, the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into the overall rural social and community development। तो ये जो फॉर्मल सोर्सेज हैं ये रूरल एरिया से पूरी तरीके से जुड़े हुए नहीं है, वहाँ के डेवलपमेंट से ये पूरी तरीके से जुड़े हुए नहीं। A vast proportion of poor rural households tends to remain out of the credit network। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि स्टिल इस क्रेडिट नेटवर्क से बहुत दूर हैं, ठीक है। वो क्या चाह रहे हैं कि वो फॉर्मल सोर्सेज तक वो पहुंच पा रहे नहीं, एक्सेस नहीं है, और इनफॉर्मल में वो जाना नहीं चाहते। तो जो एक क्रेडिट नेटवर्क है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक भी क्रेडिट नेटवर्क से बहुत ज्यादा दूर हैं। So a vast proportion of the poor people, rural households tends to remain out of the credit network as some kind of collateral is required to take loan from the bank। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो ये फॉर्मल सोर्स का जो नेटवर्क है इससे बहुत ज्यादा दूर है। क्यों? क्योंकि उनके पास में एज अ कोलेटरल रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो मतलब इससे क्रेडिट नेटवर्क से बहुत ज्यादा दूर है। तो वहाँ पे एंट्री किसकी होती है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो SHGs have emerged to fill the gap in the formal credit system। अब यहाँ पे फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम और जो जरूरतमंद है, अब वो ये यहाँ तक जा नहीं सकते, तो इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या किस चीज का फॉर्मेशन किया गया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। Okay, a typical SHG consists of 15 to 20 members। अब स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर होता क्या है? सेल्फ हेल्प नाम से पता चल रहा है, तो वहीं के लोग जो हैं वो को बिना मतलब क्योंकि कोलेटरल है नहीं, तो वो फॉर्मल सोर्स से अपना क्रेडिट की सुविधा पूरी कर नहीं सकते, तो उसको हटा ही देते हैं कि तुम हटो, हम अपने आप देख लेंगे। तो यहाँ पे जो गांव वाले ये क्या करते हैं, तो रूरल एरियाज के जो लोग हैं ये 15-20 लोग मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। These members usually belong to one neighborhood, और ये यूजुअली ये एक दूसरे के पड़ोसी ही होते हैं, who meet and save regularly, जो कि रेगुलरली मिलते हैं और रेगुलरली पैसा सेव करते हैं, ठीक है, कि भाई आज या फिर इस महीने अपन इतना रुपए से सेव करेंगे, जितने भी मेंबर उस ग्रुप के वो सब लोग उतना सेव करते हैं। सेविंग पर मेंबर डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। अब ये डिपेंड करता है कि भाई कौन कितना सेव कर सकता है। आपने रखी रेट की भी 500 रुपए सब लोग इकट्ठा करेंगे, पर कोई इतना गरीब बेचारा 500 रुपए तो उसकी बहुत बड़ी बात है, तो फिर वो नहीं उसमें अंदर वो नहीं अपना योगदान दे पाएगा, तो वो जो जितना जैसे सेव कर सकता है उतना सेव करता है। The SHG can extend these savings as small loans or micro credit to the needy members for the group itself। तो क्या होता है कि जब सब लोग पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं हर महीने जैसे करते हैं, जैसे किट्टी। अब किट्टी जो ये वर्ड है ना, तो ये दिमाग में आते ही, अब ये वर्ड जुबान पे आती क्या दिमाग में आता है? जैसे खूब सारी लेडीज हैं, गेम्स खेल रही हैं, ठीक है, मतलब ऐसे उनका गेट टुगेदर होता है कि मम्मियाँ अक्सर बहुत से बच्चों की मम्मियाँ जाती है ना वो किट्टी विट्टी में, तो उसके अंदर होता क्या है बेसिकली, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो अब इसके भी बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव पे अपन बात कर रहे हैं ना, तो उस पर्सपेक्टिव में आपको बता दूं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे डीसी भी होती है, लोग डीसी भरते हैं, तो उसके अंदर होता क्या है कि कुछ मेंबर्स होते हैं, ग्रुप होता है, वो एक अमाउंट स्पेसिफिक अमाउट तय कर देते हैं कि भैया हम हर महीने इतना अमाउंट डालेंगे, ठीक है। सब लोग वो पूल करते हैं अमाउंट, और फिर उसके अंदर ऐसे रैंडम
किसी का नाम होता है, फिर हर महीने जो भी इकट्ठा हुआ अमाउंट है वो उसको दे दिया जाता है, ठीक है। अब एक बार उसको दे दिया तो अब उसको ग्रुप से निकाल देंगे, अब सिर्फ वो सेव करेगा, वो पैसे ले नहीं सकता इंसान, ठीक है। फिर अगले महीने फिर किसी का नाम आएगा या फिर रैंडमली जिसको जरूरत है उसको पैसे दे दिए, फिर वो दोबारा पैसे की मांग नहीं कर सकता। तो जो दोबारा पैसे की मांग नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा वो पैसे देगा नहीं, ऑफकोर्स पैसे तो देगा, लेकिन बस ये है कि एक बार उसको इकट्ठा हुआ अमाउंट मिल जाए, वो अपना काम निकाल ले, उसके बाद में वो इकट्ठा हुआ अमाउंट दोबारा नहीं ले सकता। इट्स जस्ट कि उसको सेविंग तो करनी पड़ेगी। सो यही कुछ कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी। इसके अंदर जो भी लोग होते हैं ये सब सेविंग करते हैं और जिसकी जरूरत होती है उसको वो इकट्ठा किया हुआ पैसा वो दे देते हैं। फिर वापस से वो लोग अगले महीने वापस से वही साइकिल चलाते हैं, फिर वो उतना ही पैसा इकट्ठा होता है, फिर किसी दूसरे की जरूरत को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। नाउ although the group charges interest on these loan, it is still less than what the money lenders charge. अब इसके ऊपर ये लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होता है जो कि मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं उससे। टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग्स विद द बैंक इंक्रीज from 23.9 billion as on 31st March 2006 to around 70 billion as on 31st March 2011. अभी कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, मतलब पॉइंट नहीं है, आप बस यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ जाते हैं। What should the rural banking sector do to improve the situation of rural credit in India? अब देखो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि रूरल बैंकिंग सेक्टर को क्या करना चाहिए रूरल क्रेडिट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। तो क्या करना चाहिए, अब आपसे यही चीज पूछी गई है। नाउ in order to improve the situation of rural credit in India, the rural banking sector should, सबसे पहली चीज, change their approach for being money lenders to building up relationship banking with the borrowers। तो सिर्फ ये नहीं रखना चाहिए अप्रोच कि हम सिर्फ तुम्हें पैसे देने, नहीं, आपको जिसको पैसे की जरूरत है उसके साथ में आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना है, ठीक है। इमोशनली उनके साथ में आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना है, यही चीज बोलिए, टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स, ठीक है। आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है बोरोवर्स के साथ में। ऐसे रिलेशनशिप वाली नहीं कि मतलब वो आपके घर में खाना खाने आ रहे हैं, आप उनके घर में खाना खा रहे हो, नहीं, एक इमोशनल, ठीक है, मतलब उसके अंदर भी ऐसे नहीं कि भाई आप एक्सप्लॉइट करने पे उतर आओ, नहीं, आपको एक ऐसी चीज क्रिएट करनी है, मतलब इसके अकॉर्डिंग एक ऐसी चीज क्रिएट होनी चाहिए कि अगला वाला लोन ले रहा है लेकिन उसके ऊपर बर्डन ना पड़े, मतलब वो अपने जीवन में ऐसा ना सोचे ना यार शिट मैंने लोन क्यों ले लिया, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, एक इजी रिलेशनशिप होना चाहिए पैसे देने वाले के बीच में और पैसे लेने वाले के बीच में कि चल ठीक है यार, मतलब ठीक है तू 5 साल ले ले तू, पर बस इतना तो क्लियर रख कि तेरे को हर महीने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है और तुझे ये अमाउंट देना है, ठीक है। तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, एक रिलेशन में हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। सो डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेविंग, अब सेविंग की जो हैबिट है वो डेवलप करनी चाहिए। एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। मस्ट बी एनकरेज्ड अमंग दी फार्मर्स, ठीक है। तो फार्मर्स के बीच में ये जो स्पेशल या एफिशिएंट यूज है जो फाइनेंस का, उस ये चीज फार्मर्स के बीच में मतलब थोड़ी सी इस चीज को सर्कुलेट करनी चाहिए कि भाई जो हम लोन ले रहे हैं उसको हम एफिशिएंटली यूज करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज तो कल तक तो पैसे रो रहे थे, आज बैंक से पैसा मिल भी गया या जहां से भी हम पैसा चाह रहे हैं वहां से पैसा मिल भी गया तो बस अब फिर बस ऐसे ही उड़ा रहे हैं, नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट तरीके से यूज करना। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप हम जैसे मनी लेंडर्स जो होते हैं ना, जो पैसे देते हैं, उनके बीच में मतलब एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि हाँ चलो ठीक है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो मैं आपसे कोई एक्सट्रीम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना से चार्ज नहीं करूँ, ये नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम इसके ऊपर हम पिच करते हैं और ये आपको मुझे देना है। तो दोनों पार्टी को मतलब इक्वली बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं चाहिए, दोनों अग्री होने चाहिए, ठीक है। ओके, now next question is, what was the need for state intervention to regulate the activities to the private traders? Okay, so question number 10 is, what were the need for state intervention? State intervention यानी कि state के involvement के interference. So what was the need for state intervention to regulate the activities of the private traders? देखो प्राइवेट ट्रेडर्स की जो भी एक्टिविटीज थी, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट को इन्वॉल्व होना क्यों पड़ा, मतलब स्टेट ने बताया या स्टेट का कंट्रोल या फिर स्टेट के रेगुलेशंस की जरूरत क्यों पड़ी प्राइवेट ट्रेडर्स की एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। सो इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेट के इन्वॉल्वमेंट की यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी
प्राइवेट ट्रेडर्स को रेगुलेट करने के लिए टू इंश्योर एडहेरेंस टू स्टैंडर्डाइज्ड एंड ओपन मार्केटिंग प्रोसीजर्स। देखो ओपन मार्केट किस तरीके से वर्क करना चाहिए, ठीक है, ये चीज समझाने के लिए स्टेट का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुआ। टू अवॉइड कल्यूजन, कल्यूजन एक तरीके से होता है भिड़ंत, ठीक है, भिड़ंत मतलब लड़ाई, नॉट दैट लड़ाई, लेकिन हाँ एक वो जो होता है ना अड़ा अड़ी वाली जो चीज हो जाती है, काफी बार वो हो जाती है। जब तक गवर्नमेंट परमानेंट जो फिक्स लॉज ना बनाए, रूल्स ना बनाए, तब तक लोग अपनी अपनी बातों पे अड़े रहते हैं। फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया होता है तो लोग उसको दिखा देते हैं कि देखो ये रूल है, आप इस तरीके से ही अपन को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेट ने क्या करे कि उस तरीके की पूरा एक प्रोसीजर बनाया है, रूल बनाया है प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए। सो टू अवॉइड कल्यूजन बिटवीन ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स that may cause disadvantages to the farmers। अब इन दोनों के बीच का यानी कि ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के बीच का कल्यूजन जो है, जो उनकी भिड़ंत है, उसको कम करने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं फार्मर्स को कोई किसी तरीके का डिसएडवांटेज ना हो। टू इंश्योर यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, कि भाई आप प्रॉपर तरीके के वेट्स यूज करोगे, प्रॉपर मेजर करोगे जो भी आप खरीद रहे हो। टू प्रमोट फेयर मार्केटिंग फीस, ठीक है, फेयर मार्केटिंग फीस जितना होता है उतना ही चार्ज करेंगे, उससे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। To keep a check regarding unauthorized deductions from the purchase price payable to the farmers। फार्मर्स को जो भी पैसा दिया जाना चाहिए उसमें कोई बीच में बंदा कोई अपनी कमीशन ना खा ले, ये सारी चीजें ना हो, मतलब किसी भी तरीके को किसी को नुकसान ना पहुंचे, बस इन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए स्टेट के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इन प्राइवेट ट्रेडर्स, ओके, उनकी एक्टिविटीज। क्लियर? तो ये सारे 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 11, which says, explain the policy instruments introduced by the government to safeguard the interest of the farmers। अब फार्मर्स के जो भी इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने के लिए, यानी कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ये आपसे पूछा है सिंपली, ठीक है। ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज यहाँ पे लेके आए हैं जस्ट फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। So government has developed certain policies instruments to safeguard the interest of farmers। These instruments are, सबसे पहला क्या है, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम से जैसे पता चल रहा है, तो जो भी प्रोडक्शन होता है फार्मर्स का, ठीक है, अब उस प्रोडक्शन, जैसे सपोज करो कि फार्मर्स जो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर देती है कि प्री प्राइस अनाउंस कर देती है कि इस बार जो लोग भी वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जो वीट है उसकी प्राइस ये होगी। अगर आपसे मार्केट में कोई दूसरा परचेज करता है तो ठीक है, वरना हम आपसे, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपसे इस पर्टिकुलर रेट में परचेज कर लेंगे। अब ये रेट इतनी डिसेंट होती है कि फार्मर्स को इसके अंदर नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर उस पर्टिकुलर रेट से ज्यादा वो किसी को बेच पा रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो दे आर फ्री टू डू दैट। अगर उनके पास भी किसी भी तरीके को कोई भी खरीदने वाला नहीं है तो फिर वो गवर्नमेंट को बेच देते हैं और इस रेट से इनको किसी तरीके का भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल मिनिमम सपोर्ट प्राइस। So minimum support price या फिर MSP is announced before the sowing season and assures agricultural producers against any sharp fall in the farm prices, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है पहले से बता दी जाती है और ये शार्प प्राइस मतलब अच्छी खासी कीमत होती है। It provides long term guarantee to the farmers और इससे फार्मर्स को लॉन्ग टर्म की गारंटी भी मिलती है। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं बफर स्टॉक। So the Food Corporation of India purchases wheat and rice। तो Food Corporation of India है, ये क्या करती है, फार्मर से wheat और राइस खरीदती है ना, इन स्टेट्स where there is surplus, जहाँ उन स्टेट्स में से, मतलब उन स्टेट के किसानों से व्हीट और राइस खरीदती है जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे मात्रा में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन होता है, एंड मेंटेन इट एज अ बफर स्टॉक, और उसको अपने पास में एज अ बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है। ऐसा कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट अपने पास में इतना व्हीट और राइस रख के करती क्या है, तो देखो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है बहुत से स्टेट्स में, जैसे अकाल पड़ जाता है या फ्लड आ जाता है ना, तो ऐसे जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है तो उस टाइम में क्या होता है, स्टॉक को वो सप्लाई करते हैं। बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। और काफी बार बफर स्टॉक इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि अगर किसी की कमी हो जाए मार्केट में, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे अगर किसी चीज की कमी हो गई, सपोज करिए राइस के प्रोडक्शन की कमी हो गई, तो जो कम प्रोड्यूस हुआ है उसकी प्राइसेस तो कितनी हाई चली जाएंगी। अब जब प्राइसेस इतनी हाई चली जाएंगी तो ये तो सबके लिए तो ये सही नहीं होगा ना, तो उस प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। It helps in making the food grains available in the deficit areas। और यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स हैं, व्हीट और राइस है, जो भी फूड ग्रेन्स हैं,
वो सप्लाई किया जाता है ऐसी जगहों पे जिनके पास में डेफिशिएंसी होती है इन फूड ग्रेन्स की। रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाता है ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलेमिटी। ठीक है, तो कैलेमिटी की सिचुएशन के अंदर अगर कहीं पे फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उन चीजों को रिजॉल्व किया जाता है। चलिए फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। देखो एक पीडीएस सिस्टम ये होता है, इसके अंदर क्या होती है कि वही गवर्नमेंट खरीदती है फार्मर से, ठीक है, फूड ग्रेन्स, और फिर बहुत ही कम रेट के अंदर गरीबों के अंदर वो जो है वो बेच देती है। जैसे 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो वीट, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रेट पे गरीबों के अंदर उन फूड ग्रेन्स को वो सेल आउट कर देते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो द पीडीएस ऑपरेट्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। अब ये होता कहाँ पे है? राशन की दुकानें, सुना है ना ये नाम, तो ये फेयर प्राइस शॉप्स में होता है, ऑल्सो नोन एज राशन शॉप्स। So the government offers essential commodities like wheat, rice, sugar, kerosene, edible oils, coal, cloth, etc. at a price below the market price. तो यहाँ पे जो भी मार्केट में इन चीजों की प्राइस है उससे बहुत ही कम कीमतों में गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है लोगों को। किसको? पुअर सेक्शन को, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। देखो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में अभी अपन ने बात की थी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या काम होता है इनका, इनके ऊपर अपन को शॉर्ट नोट लिखना है, तो इनको अपन समझते हैं। ऑलराइट, सो द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1954। सबसे पहले तो कब इसकी शुरुआत हुई, इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो शुरुआत कब हुई है? 1954 के अंदर। टू अश्योर रीजनेबल प्राइस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। अब शुरुआत हुई क्यों थी? इन सोसाइटीज की शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए उसको एक डिसेंट अमाउंट उनको पे किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो ना कि फार्मर बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन बहुत ही कम कॉस्ट उसको दी जा रही है, बहुत ही कम प्राइस पे वो मार्केट में बेच रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसी चीज को अश्योर करने के लिए रीजनेबल प्राइस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, तो इसी चीज को अश्योर करने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनी। The aim was to eliminate all the existing intermediaries from the market. जितने भी बिचौले होते थे इनको पूरी तरीके से हटाना मेन एम था इस सोसाइटी का। ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ लिंकिंग क्रेडिट, फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर्स टू गेट मैक्सिमम एडवांटेज। अब देखो 3 चीजें यहाँ पे हैं, क्रेडिट, फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग। तो लोन की सुविधा, फार्मिंग के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, और प्रोसेसिंग, इन तीनों चीजों को लिंक करने का मतलब इट इज अ मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे ये तीनों चीजें लिंक होती है जिससे कि किसको हेल्प मिलती है? डायरेक्ट फार्मर्स को हेल्प मिलती है टू गेट मैक्सिमम एडवांटेज, जिससे कि फार्मर्स को सबसे ज्यादा एडवांटेज अचीव होता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम द मेंबर्स एंड डिस्पोजिंग इट ऑफ द मंडी या मार्केट इन द फेवरेबल टाइम। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो ये सोसाइटीज होती है क्या करती है कि ये फार्मर से सारा का सारा प्रोडक्शन लेती है, ठीक है, उनका पूरा प्रोसेस वो चलता है, फिर उसके बाद में जब पर्टिकुलर और एकदम एक्यूरेट मार्केट के अंदर जो टाइम आता है उनके क्रॉप्स का, तो वो सेल कर दिया जाता है। ठीक है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम द मेंबर्स एंड डिस्पोजिंग इट ऑफ इन द मार्केट, और मंडी में उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। The cooperative marketing society therefore remove the defects of the present marketing system. तो presently marketing system के अंदर जो भी negative चीजें हैं उसको remove करने का काम किसका है? Cooperative marketing society का। The government set up cooperative credit society, commonly known as the primarily agricultural cooperative society, which can be initiated with 10 or more persons of the village. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है, क्या उस सेटअप का नाम क्या है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के मोस्टली 10 या उससे ज्यादा मेंबर्स होते हैं और फिर वो आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं। नाउ इसका नाम क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैक्स जिसे कहते हैं। So PECs also provide loans to the farmers for productive purpose. अब जो ये PECs है ये क्या करते हैं? ये productive purpose के लिए farmers को लोन भी provide करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सो डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव्स। अब वापस उसी चीज के बारे में बात करिए, आपसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के बारे में पूछा है कि भाई इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन किन चीजों पे वर्क करते हैं। तो ये होते क्या है ये आपको समझ में आ गए। अब ये इनका काम क्या रहता है? टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स एट फेयर प्राइसेस। इस सोसाइटी के जितने भी मतलब इस सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके प्रोडक्ट को बहुत ही फेयर प्राइसेस में बेचना इनका काम होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेल प्रोपोर्शनेटली अमंग द मेंबर्स, और जो भी
बेच करके जो भी पैसा होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन लोगों को। टू प्रोवाइड लोन टू द मेंबर इन नीड, अब जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है उनको लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। टू प्रोवाइड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स, मार्केट में इन्फॉर्मेशन क्या मतलब मार्केट की इन्फॉर्मेशन यानी कि रेट क्या चल रही है, प्राइसेस क्या है, कब ज्यादा होगी कब कम होंगी, कौन सी मंडी में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आ रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेंबर्स तक पहुंचाना। टू प्रोवाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर्स, अब मेंबर्स जो भी मेंबर्स हैं उनको ये सारी चीजें जो भी जरूरत की है फार्मिंग के अंदर वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवाना। टू स्टेबलाइज द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, कितना वो स्टेबल, कैसे स्टेबल करना है, ये सारा काम इनका होता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नीड ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अपन ने कौन कौन सी चीजें देखी, देखो हॉर्टिकल्चर के बारे में अपन ने बात करी यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपन ने और किसके बारे में बात करी थी, फूलों की खेती के बारे में बात करी थी, है ना, जो क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री की अपन ने बात करी थी, फिशरीज की अपन ने यहाँ पे बात करी थी। तो देखते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, अब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी क्यों है, दिस इज द क्वेश्चन। So there is a greater risk in associated with exclusive dependence on the farming for livelihood। देखो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है रिस्क, तो अगर आप पूरी तरीके से अपना जीवन चलाने के लिए आप फार्मिंग पर डिपेंड कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत रिस्क है। कैसे, देखो अब फार्मिंग का ऐसा है ना कि ये एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, किसी साल अगर उस पर्टिकुलर जो भी आप क्रॉप करो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो सीजन है अगर वो फेवरेबल है तब तो आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर वो फेवरेबल नहीं है तो उसका पूरा का पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रोडक्शन पे देखने को मिलेगा, राइट। तो और कहीं ना कहीं इससे आगे होता क्या है कि उससे आपकी इनकम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो पूरा का पूरा इस क्राइटेरिया पे डिपेंड होना इज क्वाइट अ रिस्की थिंग। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड, अब आप खेती कर रहे हो साथ साथ में आप एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी आपने मतलब वो भी स्टार्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से आपकी दो तरीके से इनकम बन रही है। कभी अगर आपका ये खेती वाली चीज अगर आपकी फ्लॉप हो भी जाती है तो एनिमल हस्बेंड्री से तो आप कमा ही रहे हो, है ना, तो आपकी इनकम ही बढ़ रही है। तो यही बोला है कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू रूरल पीपल या रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस उनके लिए बनते जा रहे हैं, thereby realizing higher level of income for them, और कहीं ना कहीं उनका जो इनकम लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, show the distribution of poultry and livestock in India with the help of diagram। अब यहाँ पे दो चीजों पे फोकस किया है, पोल्ट्री एंड लाइवस्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री लाइवस्टॉक एक ही चीज है, ठीक है। अब हमारे इंडिया के अंदर पोल्ट्री और लाइवस्टॉक के बीच में मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से कितने लोग पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, कितने लोग लाइवस्टॉक से जुड़े हैं, ये आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। So poultry accounts for the largest share with 58%, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। पोल्ट्री लार्जेस्ट शेयर 58%, कैटल एंड बफलो अकाउंट्स फॉर 24%, फिर वहीं पे कैटल एंड बफलो इनका कितना है 24% ऑफ इंडियाज टोटल लाइवस्टॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इंडिया हैड अबाउट 300 मिलियन कैटल इंक्लूडिंग 108 million buffaloes in 2012. So other animals which include camels, asses, horses, ponies and mules are in the lower rung. तो अब ये सारे जो एनिमल्स हैं इनकी although इनकी जो number of these animals are bit lower than cows and buffaloes and okay cattles. The diagram below shows the distribution of poultry and livestock in India in 2012. अब ये पूरा का पूरा ये जो डायग्राम है इससे आप इंडिया के लाइवस्टॉक के बारे में आपको पता लगेगा और पोल्ट्री के बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है। अब देखो ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये वाला इट इज ऑफ पोल्ट्री यानी कि 58%, ठीक है, 50% हाफ होता है उससे ज्यादा ये। ग्रीन वन इज कैटल एंड बफलोज, ओके। शीप एंड गोट्स का कितना है 16%, पिग्स का कितना है 1% और अदर्स भी है 1%। क्लियर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। So horticulture crops play a vital मतलब होता है important, vital role in providing foods and nutrition। तो horticulture crop से क्या होता है, ये बहुत ही important role play करता है in providing food, एक तो खाना provide करवाने में और nutrition provide करवाने में। India has emerged as the world's leader in producing a variety of fruits like mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts and number of spices। तो इंडिया एक वो leading countries में आता है इन सभी चीजों के प्रोडक्शन में।
India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world. Second largest country है इंडिया किसके प्रोडक्शन में, फूड्स में और वेजिटेबल्स में, वर्ल्ड में, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मेनी फार्मर्स एंगेज इन हॉर्टिकल्चर हैज इम्प्रूव। तो जो भी फार्मर्स हॉर्टिकल्चर से जुड़े उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस काफी हद तक इम्प्रूव हुई, ठीक है। मतलब आज के टाइम में अगर आप थोड़ा सा भी अवेयरनेस रखते हो, अवेयरनेस ऐसे अगर आपको आसपास की चीजों के बारे में थोड़ा सा भी पता है, अगर आप किचन में सिर्फ पका हुआ खाना लेने नहीं जाते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि जो कच्ची सब्जियां आती हैं, ठीक है, जो मार्केट से हमें मिलती है उनकी रेट क्या चल रही है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है। आज के टाइम में मम्मी से, आप अपनी मम्मियों से पूछना, ठीक है, आज के टाइम में जब सब्जी लेने जाते हैं ना तो सीधे पता है अगर आप 4 सब्जी ला रहे हो, ज्यादा भी नहीं बोल रही, 3 से 4, सीधे सीधे आपके 500 का नोट निकलता है, क्योंकि आज के टाइम में हरी सब्जियां इतनी महंगी हो गई, ठीक है। क्वालिटी बिल्कुल जीरो, एक्सपेंसिव पूछो ही। तो आज के टाइम में आप ये चीज देखना कि लोग सबसे ज्यादा जो बिजनेस कर रहे हैं ना वो सब्जियों का और फ्रूट्स का कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है। क्लियर? So horticulture has become a means of improving livelihood for many unprivileged classes, ठीक है। जो भी unprivileged classes हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जब उन्होंने हॉर्टिकल्चर अपना ऑक्यूपेशन बनाया तो उनका जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स हाईली रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस टू द वुमेन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर जो औरतें हैं उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की तरह ये जो सेक्टर है वो मिला है। क्वेश्चन नंबर 17, Why should organic farming be adopted? Organic farming को अडॉप्ट क्यों करना चाहिए? ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता है ये वो फार्मिंग होती है जिसके अंदर हम केमिकल्स का यूज नहीं लेते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें हम यूज नहीं लेते हैं। ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिक मैन्योर से हम खेती करते हैं। ओके, सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मेक एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब देखो मॉडर्न फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, व्हिच लेड टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जिससे कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सॉइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, और सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, एंड हाई केमिकल कंटेंट्स इन फूड ग्रेन्स। और जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है कि हमारे फूड के अंदर हमें बहुत ज्यादा केमिकल्स मिलते हैं। आज के टाइम में हम जो भी खा रहे हैं ना तो उसके साथ हम केमिकल हमारे पेट में डाल रहे हैं, ये चीज बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। चाहे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, इन सभी चीजों में आज के टाइम पे केमिकल है, क्योंकि ये उगती ही केमिकल से, मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से उगती हैं। जो चीजें ऑर्गेनिकली उगती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। ओके, सो देयरफॉर देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। तो अब ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, इकोसिस्टम को कंजर्व करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन इको फ्रेंडली एंड इनएक्सपेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें अपन किसी भी तरीके के केमिकल्स का यूज नहीं ले रहे हैं, इनएक्सपेंसिव है, इतना कोई पैसा वैसा खर्च होता नहीं है क्योंकि अपन कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे, तो ये इनएक्सपेंसिव है फार्मिंग टेक्नोलॉजी व्हिच कैन बी इजीली परचेज्ड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो अब स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो इजीली इस तरीके की फार्मिंग को कर सकते हैं। It restores, maintains and enhances the ecological balance. Ecological balance को ये enhance करती है, maintain करती है, restore करती है, क्योंकि आप केमिकल का यूज ही नहीं ले रहे हो, तो ना सॉइल में केमिकल जा रहा है, ना वाटर में केमिकल जा रहा है, ना एयर में केमिकल है, ठीक है। पॉल्यूशन से दूर, केमिकल से दूर। Moreover, organically grown food is considered more nutritious and healthier than chemically grown. और लास्ट में तो हम यही कहते हैं कि जो ऑर्गेनिकली जो फूड ग्रो होता है वो हेल्दियर होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस की मात्रा ज्यादा होती है ना, और क्या कहते हैं मतलब खाने के लिए हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपको ध्यान हो तो मोस्टली सब लोगों ने अपने घरों में, लॉकडाउन के टाइम पे क्या था कि कुछ लोगों को केक्स बनाने का शौक लगा था, कुछ लोगों को ये जो होती है ना प्लांटेशन का शौक लगा था, तो लोगों ने अपने घरों के अंदर ऐसे टमाटर और ये सारी चीजों की खेती करना स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया था, ठीक है। तो ये चीजें उस टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये हम लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। क्लियर? तो यहाँ पे इस चैप्टर से जुड़े जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकती थी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पे ये चैप्टर आपने पूरा कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी अगर कोई भी आपको छोटे से छोटा डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।